नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करने वाले हैं नीतीश कुमार की, क्योंकि नीतीश कुमार ने दिल्ली में अपना डेरा जमा लिया है और विपक्षी नेताओं से लगातार वो मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, सीताराम येचुरी हो, लगातार वो बैठकों का दौर उनका जारी है। और ऐसे में वो क्या रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री तो बनना नहीं चाहता, लेकिन ये चाहता हूं कि विपक्षी सब एक साथ आ जाएं, एकजुट हो जाएं। लेकिन ये कोई नई बात तो वो कह नहीं रहे हैं। हर नेता यही बात कह रहा है, अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, सब यही बात कह रहे हैं कि हर कोई एक छतरी के नीचे आ जाए। लेकिन क्या आ पाएगा? लेकिन नीतीश कुमार के मन में क्या है, ये जानना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तमाम तरह से जो बातें उठी हैं कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम चेहरा नहीं है, तो चेहरा आखिरकार है कौन? ये सारे सवाल हैं, इनका जवाब आज जानने की कोशिश करेंगे। संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच हैं। संजीव जी, हमें बताइए आखिरकार इस पीछे चल क्या रहा है? नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम चेहरा नहीं है, तो फिर चेहरा कौन है? और विपक्ष एक छतरी के नीचे कैसे आएगा? उनके पास कोई ऐसा प्लान है जिसके थ्रू आएगा? क्योंकि एक ज़माने में चंद्रबाबू नायडू 2019 के चुनाव से पहले वो इसी भूमिका में नज़र आ रहे थे, तो क्या उसी भूमिका में नीतीश हैं? लेकिन वो तो नहीं ला पाए, नीतीश ले आएंगे। देखिए, ये जो चेहरे का नाम और प्रधानमंत्री पद इस वक्त जिन व्यक्ति के पास है उसके सामने उसे खड़ा किया जाना, यही तो ट्रैप है। नीतीश कुमार बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी नाम इस वक्त सामने आता है, फर्ज करें कि उनका नाम आता है या फिर कोई भी व्यक्ति चेहरे के तौर पर अगर सामने आ जाता है, वो नाम प्रधानमंत्री मोदी के नाम से जाहिर है कि वो इस वक्त 19 होगा। तो ऐसे में आप पहले ही स्टेप में विपक्षी गोलबंदी को धराशायी कर देंगे। चेहरा दिखा के आप जैसे ही चेहरा सामने लाएंगे तो चेहरे पर तो गोलबंदी नहीं हो रही है। कोई ऐसा चेहरा जिसे जनता ने खड़ा कर दिया हो, ऐसा चेहरा तो कोई है नहीं इस वक्त। कोई ऐसा चेहरा जो प्रधानमंत्री मोदी से ऊपर का चेहरा हो, नरेंद्र मोदी भी उस चेहरे को ऐसे करके देख रहे हों जैसे एक दौर में इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण को देखा होगा जब उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान दे दिया था और उस क्रांति के आह्वान ने इंदिरा गांधी की सरकार गिरा दी। उतना बड़ा चेहरा इस वक्त भारतीय राजनीति में कौन है? तो फिर चेहरे की बात क्यों करें? खुद नीतीश कुमार इतना बड़ा चेहरा नहीं है। यानी कि चेहरे की बात को मैंने देखा हर सवाल पर वो टाल जाते हैं, चेहरे की बात करना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं हम दलों को जोड़ना चाहते हैं। देखिए हिमांशु, जिस दिन चेहरे की बात और चेहरे को फाइनलाइज कर लेगा विपक्ष, उस दिन विपक्ष एक नहीं रह पाएगा। ये एक हकीकत है और इसीलिए शायद ये जो सवाल बार बार किया जा रहा है, इसको नीतीश अवॉइड कर रहे हैं कि चेहरा कौन है। तो क्या वो शिवसेना वाला हाल होगा कि 2.5 साल आपका 2.5 साल हमारा? क्योंकि वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकारा नहीं। तो क्या विपक्ष स्वीकार पाएगा कि चलिए 1 साल के लिए आप बन जाइए? अब तमाम चेहरे तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकते हैं, बैठेगा तो उस गद्दी पर एक ही इंसान। ठीक है, आप चुनाव भले लड़ लें एकजुट होकर, लेकिन फिर लड़ाई तो इसी बात पे आ जाएगी कि आखिरकार बैठेगा कौन उस सीट पर। देखिए पहले कोई किंग बने, उसके पहले तो कोई किंग मेकर बनेगा ना। तो नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका, फिलहाल उन्होंने यही भूमिका ली है। नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है, किंग की भूमिका में नहीं है। वो बार बार इस बात को मना कर रहे हैं, लेकिन किंग मेकर की भूमिका उन्होंने बिना किसी के कहे खुद अपने ऊपर ले ली है। किसी ने नहीं कहा पटना जाकर के कि साहब ऐसा है कि आप शुरू होइए। उन्होंने आरजेडी का दामन थामा और थामते ही जो लाइन कही थी, याद कर लीजिए कि 2024 में वो जो 2014 में आए थे वो रहेंगे कि नहीं, ये देखा जाएगा। और सभी दल अगर एक हो जाएं तो ऐसा हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार के कह देने से क्या होता है? और बाकी नेता भी तो यही बात कह रहे हैं। सीताराम येचुरी से आज मिले, उन्होंने भी यही बात कही कि सबको एक छतरी के नीचे आना चाहिए। राहुल गांधी भी यही बात कह रहे हैं। अब ये है कि राहुल गांधी की पार्टी तो चाहती है कि पीएम हमारा बने ना, अरविंद केजरीवाल चाहते हैं हम बने,
ममता बनर्जी चाहती है हम आगे तो आपने निकल कर यही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया कि दरअसल अगर चेहरे पे फाइनलाइजेशन अभी से होने लग जाए कि चेहरा कौन है, तो हर दल चाहता है कि उसका नेता चेहरा हो जाए और यहीं पर विपक्षी एकता खत्म हो जाती है। लेकिन तो नीतीश कुमार कैसे ये डिसाइड करवा पाएंगे सबके बीच, अगर वो इस भूमिका में है, सूत्रधार की भूमिका में, तो कैसे वो डिसाइड करवा पाएंगे कि ये सबसे सही चेहरा है और चेहरा है भी कौन? देखिए, ऐसा है कि नीतीश कुमार की राजनीति समाजवाद के पृष्ठभूमि से आती है और वो जयप्रकाश नारायण के शिष्य हैं। 5 जून 1975 को जो नारा दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी मैदान में, संपूर्ण क्रांति का, टोटल रेवोल्यूशन का, तो उसमें सभी रेवोल्यूशंस की बात थी, केवल राजनीतिक रेवोल्यूशन की बात नहीं थी। उन्हें सामाजिक रेवोल्यूशन, आध्यात्मिक रेवोल्यूशन, शिक्षा में रेवोल्यूशन, आर्थिक रेवोल्यूशन, सबों की बात की गई थी। क्योंकि देश उस वक्त एक बड़े वर्ग को लगता था दुश्वारियों से गुजर रहा है और मुश्किलें थी, क्योंकि युद्ध से निकला था भारत और इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहा था। युद्ध में कमियां हो गई थी। 1971 पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश को लिबरेट कराने की बात, और उसके बाद से वो आर्थिक कमियां, क्योंकि कोई भी देश युद्ध के लिए कहीं से एक्स्ट्रा बजट नहीं निकाल कर रखता है। जब युद्ध होता है तो यही सामान्य बजट में से पैसे निकाल करके हथगोले और बमों पे खर्च किए जाते हैं। उस दौर में जो एग्जैस्परेशन था, पार्लियामेंट का कार्यकाल लंबा हो गया था। 1977 में, यानी कि 6-7 साल के बाद जाकर के चुनाव होने वाले थे। 75 में डिक्लेयर हो जाता है इमरजेंसी। इमरजेंसी के ठीक पहले पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान, और उसके बाद जब गिरफ्तारी उनकी हुई जयप्रकाश नारायण की, तो जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में कई दलों ने हुंकार भरा। उसमें बड़े बड़े नेता, जनसंघ जो कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती पार्टी है, अटल बिहारी वाजपेयी सरीखे नेता, वामपंथ के नेता, तमाम लोगों ने विरोध किया। जयप्रकाश नारायण तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे ना। जयप्रकाश नारायण आखिरी पारी खेल रहे थे अपने जीवन का। 1989 में वो मर गए और उन्होंने हुंकार भरा था 1975 में, मौत से 4 साल पूर्व, जब वो बहुत बहुत बूढ़े हो चुके थे। देश गरीब था और उन्होंने इस पल्स को फील किया। लाचार था, देश को रोजगार चाहिए था, भूख की समस्या थी, और ऐसे में उन्हें लगा कि गवर्नेंस के खिलाफ आंदोलन का आह्वान किया जाए, और उन्होंने किया। और आज नीतीश कुमार दरअसल उसी एग्जाम्पल को, जो उनके मस्तिष्क के कहीं पीछे कोने में है, उसी की कल्पना कर रहे हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि मन की नहीं काम की बात। लेकिन सवाल ये कि ये काम की बात है क्या? ये काम की बात जो वो कर रहे हैं, ये दरअसल किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं? सिर्फ एक बात कह देना, एक जुमले पर जुमला डाल देना, ये सही नहीं लगता है। उसके कुछ मायने होंगे। तो ये काम की बात आपको क्या समझ में आती है? क्या काम की बात वो कर रहे थे? देखिए, क्या काम, किस काम की वो जिक्र कर रहे थे? पिछले 48 घंटों में उन्होंने जिस तरह से मुलाकातें की हैं, एक चीज तो साबित हुई कि इस देश में एक व्यक्ति 2024 के चुनाव से पहले होगा जो सभी दलों को एक सूत्र में बांधने की अगर कोशिश करेगा तो उसे स्वीकार्यता मिलेगी। वो अरविंद केजरीवाल से भी मिल सकते हैं, राहुल गांधी से भी मुलाकात उन्होंने की, वो देवेगौड़ा से भी मिल रहे हैं, वामपंथी दलों से भी मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में जाहिर है ममता बनर्जी वगैरह, उनसे भी मुलाकात होगी, उनकी केसीआर से भी मुलाकात हो रही है। एक व्यक्ति जो सभी दलों से मुलाकात कर रहा है, यहाँ चेहरे की जरूरत नहीं है, वो एक ऐसी गोलबंदी तैयार कर रहा है जिसका लक्ष्य केवल एक है, और वो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अपदस्थ करना। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के पास एक ऐसा चेहरा है जिस चेहरे के आगे इस विपक्ष की गोलबंदी में कोई चेहरा नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो उनके मन की बात जो आप जानना चाह रहे थे कि पहले एक सूत्र में सभी दलों को एक टेबल पर बिठा सकता हूं क्या, और इस पिछले 48 घंटे में कहीं ना कहीं उस कल्पना को उन्होंने आकार दिया कि सभी दल किसी एक मुद्दे पर एक साथ आ सकते हैं। ठीक है,
विपक्ष चाह रहा है कि हम सब एकजुट हो जाएं, सारे दल भी यही कह रहे हैं, उनके जो नेता हैं वो भी यही बात कह रहे हैं, नीतीश कुमार भी यही बात कह रहे हैं। लेकिन एज अ वोटर मैं अगर देखूं, आम जनता को देखूं, उसकी नब्ज को मैं टटोलूं, तो मैं ऐसे व्यक्ति को या फिर ऐसी पार्टी को या फिर ऐसे गठबंधन को क्यों वोट देकर आऊँगा जो खुद में स्थिर नज़र नहीं आता है, जो कहीं ना कहीं अपनी अपनी बात ज़्यादा करते हुए नज़र आता है। मैं उसको वोट क्यों नहीं दूंगा जो एक चेहरा और उसी के साथ वो पूरी पार्टी काम कर रही है, एक विचारधारा से काम कर रही है, एक लय में काम कर रही है, उसको वोट देके क्यों नहीं आऊँगा? क्या आपको लगता है कि एज अ वोटर ये आदमी सोचेगा नहीं? मैं आपको 3 उदाहरण देता हूँ। सबसे हालिया उदाहरण उत्तर प्रदेश के चुनाव। उत्तर प्रदेश के चुनाव एक चेहरे के खिलाफ सामने में कई चेहरे नहीं थे, अखिलेश यादव को ही वोट दिया गया। तो वो एक चेहरा थे ना? थे वो चेहरा थे, यानी कि 2 ही वोट थे, एक जो कि सत्ताधारी दल है और एक जिसकी पहचान विपक्ष ने की। कई चेहरों में से एक चेहरा चुनाव के आसपास चुन लिया गया और उसमें आस्था व्यक्त कर दी गई। लेकिन एक चीज़ ये भी तो है कि अखिलेश यादव जब मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे तो कुछ नहीं कर पाए, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे कुछ नहीं कर पाए, अपने बराबर की कोई दल से अगर कर रहे थे वो लेकर साथ में चल रहे थे तो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जब वो अकेले आए, जयंत चौधरी से उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया, छोटे दल से बनाया, छोटे छोटे दलों से बनाया और फिर वो एक चेहरे के तौर पर विपक्ष में खड़े हो गए, क्योंकि मायावती ऐसे चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आई पूरे चुनाव में। उत्तर प्रदेश का अगर एग्जाम्पल देखें तो यही है कि 1 on 1 था, लेकिन विपक्ष में 1 on 1 हो जाए ये नजर नहीं आता। एज अ वोटर अगर मैं देखूं तो मैं वोट देके ऐसे गठबंधन को क्यों आऊं जो अपने आप में बिखरा हुआ है या फिर अपनी अपनी बातें कर रहा है। तो अभी से मैं अगर ऑब्जर्व करना शुरू करूं तो चलिए पश्चिम बंगाल चलते हैं, दूसरा उदाहरण भी है। वहां पर विपक्ष के पास एक चेहरा नहीं था, तो भारतीय जनता पार्टी वहां नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ी, लेकिन भी वहां जो गैर भाजपा वोट था उसके पास एक चेहरा था, उसने तमाम दूसरे चेहरों में से एक चेहरे को चुना। वहां पर तो आप जानते हैं वामपंथ बहुत मजबूत रहा है, 35 साल शासन किया है उसने। लेकिन ममता बनर्जी ने तो उसे उखाड़ के फेंक दिया। हाँ ठीक है, वो एक कहानी है, लेकिन वहां पर वो लीडरशिप है ना, रही है। कांग्रेस की भी अपनी ताकत वहां हुआ करती थी, क्योंकि कांग्रेस से ही निकली है ममता बनर्जी। इन सबों को एक भी वोट नहीं मिला, वोट गैर भाजपा वोटों ने एक चेहरे को चुना जिसका नाम ममता बनर्जी था। देखिए 2 ही वोट है, इस बात को बखूबी महसूस कर लिया है नीतीश कुमार ने, आप समझ रहे हैं। और इसी उदाहरण को आप बिहार में भी देख लीजिए। आप बिहार में भी जीत किसे दी गई? या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो थे उन्हें वोट मिला, या फिर उसके ठीक सामने खड़े थे एक चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव। तो ये तीनों चुनाव इस बात को साबित करने के लिए हैं कि दरअसल जनता ने अपना मन बना लिया है। अच्छा एक चीज और, कि एक चेहरे को आप पहचानो और हम उसके पीछे लामबंद होंगे। ये आपकी दिक्कत है कि आप उसे पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन ये 3 राज्य जो कि पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश मिलकर के अपने आप में करीब 150 से ज़्यादा सीट बना लेते हैं। इन तीनों राज्यों में आपने देखा बड़े खुल करके लोगों ने एक तरफा वोट मारा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मारा या फिर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में मारा, ज़ाया नहीं होने दिया। हाँ, जैसा कि आप कह रहे हैं, कुछ वोट खराब हुए क्योंकि कुछ राजनीतिक दल चुनाव में थे, लेकिन उन वोटों के खराब होने से उन दलों को कोई फायदा नहीं हुआ जो चुनाव में थे। वो उन्होंने वोट भले खराब किया हो, लेकिन एक लार्जर मैसेज बड़ा क्लियर था, 2 ही दल है। और इस बात को बहुत बारीकी से पढ़ने के बाद नीतीश कुमार राष्ट्रीय फलक पर पहुंचे हैं। जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, ये राजनीति में कहावत कही जाती है। तो क्या 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश, जहां पर अखिलेश यादव मान लीजिए विपक्ष में है और वो बहुत ज़्यादा सीटें जीतते हैं, तो मान लीजिए 40 सीटें जीत ली उन्होंने, मान लीजिए उन्होंने सारी सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए और 40 सीटें जीत ली, तो सबसे बड़े दावेदार तो फिर वहीं हो गए, क्योंकि अन्य जो राज्य हैं उसमें इतनी सीटें हैं ही नहीं, तो कोई दावेदारी करेगा कैसे? क्योंकि क्षेत्रीय दल है, दूसरे राज्यों में उनकी उतनी पकड़ नहीं है जितनी अपने राज्यों में है। तो ऐसे देखा जाए तो अखिलेश यादव फिर चेहरा हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी होगी।
उस पूरे विपक्ष में अगर देखेंगे तो क्या ये एक तरीका बन सकता है विपक्ष का जो काम करे कि आप जिसके पास ज़्यादा सीटें हैं वहीं आके सबसे ऊपर बैठ जाए? आप थोड़ा इतिहास में चलिए और महसूस कीजिए कि आई.के. गुजराल के पास कितनी सीटें थी जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी। वो तो राज्यसभा से चुनकर आए थे, एक भी सीट उनके पास नहीं थी, खुद की सीट भी नहीं थी, पर इस देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन तब के दौर में और आज के दौर में बड़ा फर्क है। देखिए, दौर तो फिर इमरजेंसी का भी था, उसके पहले देश की आज़ादी का आंदोलन था। दौर हर दौर में अलग ही होता है, पर हकीकत जो आप जानना चाह रहे थे, इस देश में ऐसे राजनीतिक प्रयोग हो गए हैं जहां नंबर ऑफ सीट्स ये नहीं तय करती हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, स्वीकार्यता तय करती है। नीतीश कुमार खुद उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं बिहार में कि उनकी स्वीकार्यता है, इस कारण से वो चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए नहीं है वो, और ये बखूबी वो समझते हैं, और इन्हीं सब अनुभवों के साथ वो दिल्ली में है। चेहरे की जैसे ही बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक अपना जो सवाल है उसके ट्रैप में चले जाते हैं कि भाई तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास नरेंद्र मोदी है, तुम्हारे पास क्या है। इस ट्रैप में जाने से बेहतर है इस ट्रैप को वो अवॉइड कर रहे हैं, उसमें वो जा ही नहीं रहे हैं। सभी दलों की गोलबंदी हो जाए, और इस वक्त किंग नहीं, किंग मेकर की जरूरत है। मिलकर के एक दूसरे को जोड़ा जाए और सब अपनी अपनी जगह चुनाव लड़े, क्योंकि वोट तो अब दो ही हैं, जैसा कि हम लोगों ने बात किया, चाहे वो तेलंगाना का चुनाव हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में चुनाव हो, वोट दो ही हैं। बस ध्यान इस बात का रखिए, कल से आज तक की जो बैठक नीतीश कुमार ने की है कि एक वोट जो इधर का है उसमें विखंडन ना हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि मायावती अपनी तरफ से लड़ने लग जाएं, अखिलेश अपनी तरफ से लड़ने लग जाएं और बाकी के दल अपनी तरफ से लड़ने लग जाएं। ये एक कवायद है जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत मुश्किल है, बहुत आसान नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में क्या ममता बनर्जी को ही सारे वोट पड़े गैर भाजपा, और वामपंथ को कुछ भी ना पड़े या कांग्रेस को कुछ भी ना पड़े, ये तय करना आसान है क्या? ये बिल्कुल नहीं है आसान। क्या दिल्ली में कांग्रेस को कोई वोट ना पड़े और सारे वोट गैर भाजपा वाले आम आदमी पार्टी को ही पड़े, ये तय करना आसान है क्या? लेकिन नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ रही है कि पहले यही तय करना है, चेहरा तो उसके बाद की बात है। तो नीतीश के मन में यही बात है, नीतीश के मन में यही बात है कि पहले वो तय करना चाह रहे हैं कि देखिए, किसी भी इलेक्शन में जो विजेता होता है उसकी सीमा होती है वोट पाने की। भारतीय जनता पार्टी की भी है। 2014 में जो उनके पास वोट संख्या थी 30s में 31-32% या उससे ज़्यादा, वो बढ़कर के 37% 2019 में हुई, पर वो कभी भी 50 या 52% नहीं हो सकती है। जो सिस्टम है इलेक्शन का, यानी कि हमेशा 60% वोट जो है वो दूसरे साइड में रहेगा। क्या इसे जोड़ा जा सकता है? यही कुंजी है जिसके ऊपर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। उनके मन में यही है कि मैक्सिमम जो एडवांटेज है भारतीय जनता पार्टी के पास वो 40% तक जाने की है। अपनी ताकत किसी भी दल की इतना से ज्यादा नहीं हो सकती। तो कुल मिलाकर हम ये कहें कि अभी जो कोशिश हो रही है फिलहाल के लिए विपक्ष की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से, वो हराने की हो रही है। जीतेंगे कैसे, इस पे सवाल नहीं हो रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी 300 से ऊपर सीट्स भारतीय जनता पार्टी को खुद की आई हुई है, और वो 272 का आंकड़ा, उससे 28 सीटें या 35 सीटें ज्यादा हैं। पहली जो साइकोलॉजिकल जीत है वो तो यही है जब प्रोजेक्शंस आने लगे कि भाई उनके लिए 272 अपने दम पहुंचना बहुत मुश्किल होने जा रहा है। क्योंकि देखिए, हर जगह एक न एक ऐसा गठबंधन बन गया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ, जो कि 1 to 1 की लड़ाई लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत विपक्ष ने यह समझा है और नीतीश कुमार ने समझा है कि त्रिकोणीय फाइट में है, जहां एक तरफ मायावती भी लड़ें, दूसरी तरफ अखिलेश भी लड़ें और भारतीय जनता पार्टी भी लड़े। जहां एक लालू यादव भी लड़े, एक चिराग पासवान भी लड़ें और एक भारतीय जनता पार्टी लड़े, तो फिर वो गाड़ी बड़ी आसानी से त्रिकोणीय संघर्ष में निकल जाती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति कर इस बात को बखूबी समझे हुए नीतीश फिलहाल इसीलिए किंग मेकर की भूमिका में हैं
क्योंकि उनके मन में यही बात है कि पहले वोटों का कंसोलिडेशन तय करिए। जब तक ये तय नहीं होता है तब तक चेहरा वेहरा तो ऐसे ही है, कोई चेहरे के पीछे जमा नहीं होने वाला है। लेकिन एज अ वोटर मैं जब बात करता हूं तो मैं ये देखना चाहता हूं कि एक मजबूत चेहरा हमारे सामने हो। जैसे कि इस बार अखिलेश यादव जब 1-to-1 फाइट हो रही थी तो अखिलेश यादव को वोट इसलिए भी पड़े क्योंकि वो सिंगल वोट नजर आ रहा था। आपने कहा त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो बीजेपी को फायदा हो जाता है, लेकिन जब 1-to-1 फाइट होती है तो जैसे अखिलेश यादव आगे निकल गए। बहुत माकूल सवाल है, क्योंकि बिना चेहरे के मैं किसको वोट दूं, और खासतौर पर चेहरा जब नरेंद्र मोदी का चेहरा, जिसकी स्वीकार्यता भारतीय जनता पार्टी की भले कम हो जाए लेकिन नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता तो बहुत जबरदस्त है। नहीं, ये सच है, वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से भी ऊपर निकल गए। तो ऐसे में कैसे कोई सामने रख सकता है? पर इसी वजह से किसी चेहरे को सामने नहीं रखना है। लेकिन सामने इसी नहीं वजह से वोटर कंफ्यूज होगा ना फिर तो वोटर, देखिए इसके भी कई उदाहरण हैं। अब जैसे 2004 में कोई चेहरा अटल जी के सामने आ सकता था क्या? कोई चेहरा नहीं आ सकता था। लेकिन अटल तो जी की ना? पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी भी थी, तमाम दूसरे दल भी थे, और भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत थी भी नहीं जितनी आज की तारीख में है। पर अटल जी का उदात्त चेहरा उनके सामने किसको रखते? उन्होंने रखा ही नहीं कोई चेहरा। नहीं चेहरा रखना भी एक स्ट्रैटेजी है। किंग मेकर जयप्रकाश थे, किंग कोई नहीं था 1977 में। मोरारजी का चेहरा तो चुनाव के बाद सामने आया। 1977 में जब सत्ता परिवर्तन असंभव सी प्रतीत होने वाला काम हो गया, चेहरा तो उसके बाद आया। लेकिन देखिए, एक है क्षेत्रीय दल जिनका एक दायरा है, दो है राष्ट्रीय दल मान लीजिए जो फाइट में नजर आते हैं, वैसे तो 6-7 हैं। एक हो गया भारतीय जनता पार्टी, एक हो गई कांग्रेस। तो कांग्रेस क्योंकि देश भर में फैली हुई है तो कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ जुड़कर अपने आप को बड़ा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लड़ रही है, अगर कमजोर होगी तो क्षेत्रीय दलों को साथ में लेने की कोशिश करेगी। तो पहल जो होनी चाहिए वो बेसिकली कांग्रेस से ही होनी चाहिए। आपको क्या ऐसा नहीं लगता है? और कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं है जिस वजह से ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि नीतीश कुमार एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता को आना पड़ रहा है आगे, और ये गठबंधन करने की जुगत में वो लगे हुए हैं। शायद ये सही है। आज की तारीख में जो कांग्रेस की स्थिति है उसमें कोई ऐसा नेता उनके पास नहीं है जो आगे बढ़कर इस गोलबंदी को अंजाम दे सके। और वो आसान होता भी और नहीं भी, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी हर प्रांत में है, और जो जितने भी क्षेत्रीय दल सामने आए हैं उन्होंने कांग्रेस की जगह ली है। हाँ, कांग्रेस से निकले हैं बेसिकली वो। आप ममता बनर्जी की बात कर लें, ममता बनर्जी, आप लालू यादव की बात कर लें, शरद पवार की बात कर लें, यहाँ तक कि अखिलेश और मायावती के जो वोट बैंक हैं, मुस्लिम्स और दलित, ये पहले कांग्रेस के पास हुआ करते थे। तो इसीलिए कांग्रेस के लिए बहुत आसान नहीं है सबों के साथ जुड़ करके। उसके लिए वही व्यक्ति आएगा जो शायद एंटी कांग्रेसिज्म की राजनीति करते हुए आगे बढ़ा था, और आज जब कांग्रेस कंट्रोल में है और कांग्रेस जैसी कोई दूसरी ताकत बन गई है तो अपने उस अनुभव का इस्तेमाल करेगा जो उसने कांग्रेस को उस वक्त हराने में किया था जब वो जवान था, और उस वक्त कांग्रेस थी, और आज उसी जगह पर भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस तो अब उतना बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन कांग्रेस फिर भी बहुत बड़ी फैक्टर क्यों है? क्योंकि 2014 के चुनाव हों या 2019 के चुनाव हों, हिमांशु, भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को, और कांग्रेस को जितने वोट आए थे उतने मिलाकर के पूरे विपक्ष को नहीं आए थे। कांग्रेस को जितने वोट 2014 और 2019 में आए थे उतने मिलाकर के भी विपक्ष को नहीं आए थे। तो कुल मिलाकर 3 फैक्टर हो गए, एक भारतीय जनता पार्टी, एक कांग्रेस और एक तीसरा धड़ा जो क्षेत्रीय दलों से मिलकर बना। तो ये तीसरा धड़ा जिसके एक सूत्रधार बनकर के नीतीश घूम रहे हैं, वो उनके पास टास्क, कांग्रेस को भी जोड़िए और बाकी इस तीसरे धड़े को भी जोड़िए, और एक विकल्प तैयार कीजिए जो फिलहाल तो चेहरा विहीन हो, और समय आने पर अगर जनता समर्थन करती है, देखिए अगर जनता चुनाव लड़ती है तो जनता फिर चेहरा भी आगे कर देती है। इसीलिए किंग मेकर अभी जरूरी बनना है, किंग बनना जरूरी नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए संजीव जी हमारे साथ। और कुल मिलाकर देखा जाए तो यही मन में बात है कि विपक्ष एकजुट हो जाए, लेकिन विपक्ष को एकजुट कर पाना ये आसान काम नहीं है क्योंकि बिखराव बहुत ज़्यादा है।
सबकी अपनी आइडियोलॉजी है, कोई किसी के साथ नहीं बैठना चाहता, कोई किसी के साथ नहीं बैठना चाहता। तो ऐसे में क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा 2024 के लिए, और नीतीश कुमार क्या ऐसा कर पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब हमारे दर्शक भी दे सकते हैं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।